अब मैं बिला ताख़ीर इस तकरीब के स्पीकर इज़्ज़त माब जनाब डॉक्टर वसीम सत्तार मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को मदऊ करती हूँ, जो कि मुख्तार शेख हस्पताल और कैंसर क्लिनिक मुल्तान से वाबस्ता हैं, कि वो आएँ और ब्रेस्ट कैंसर की अलामात, तशख़ीस और इलाज के बारे में अपनी कीमती मालूमात से आगाह फरमाएँ। Assalamu alaikum. Thank you so much, Dr. Sidra, for these kind words. It's always good to be back to my hometown. So let's start with breast cancer. So सबसे जो परेशान कुन और सबसे हैरान कुन बात जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में पाकिस्तान साउथ एशिया का सबसे टॉप रेटेड कंट्री है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। अगर हम बात करें, हर 8 में से एक खातून अनफॉर्चुनेटली रिस्क पे है फॉर हैविंग ब्रेस्ट कैंसर अपनी ज़िंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे डॉक्टर सिद्रा ने बात की कि आगाही ज़िंदगी है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा सा जानना चाहिए, हमें थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि कब हमें अपने डॉक्टर से रब्ता करना है, वो कौन सी अलामात हैं जब हमें अपने फिजिशियन से मिलना है, क्या हम इस कैंसर को रोक भी सकते हैं, क्या इस कैंसर का इलाज से मरीज़ ठीक हो जाता है, या हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ पुराने दकियानूसी ख़यालात की वजह से आज भी कैंसर का लफ्ज़ आता ही सबसे पहले क्या होता है जी, मौत, दैट्स इट। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। विद एडवांसमेंट इन साइंस 16वीं-17वीं सदी के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को जो समझा जाता था यूरोप के अंदर, हमारे पाकिस्तान में आज भी ब्रेस्ट कैंसर को या कोई भी कैंसर को वैसे ही लिया जाता है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन साइंस की तरक्की के साथ बहुत सी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम स्टार्ट करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। देखिए, कोई भी कैंसर क्या है, अल्लाह ताला ने हमारे एक बहुत खूबसूरत जिस्म बनाया है, उसके अंदर हर सेल डिवाइड हो रहा है अपने हिसाब से। सो होता क्या है, कोई भी एक सेल अचानक से ख़राब हो जाता है ड्यू टू मैनी रीजंस, और अल्टीमेटली फिर वो क्या करता है, वो एबनॉर्मल सेल्स बनाना शुरू कर देता है। और वो एबनॉर्मल सेल्स हमारी बॉडी में हमें नज़र कैसे आते हैं, किसी भी गुठली की शक्ल में, किसी भी गिल्टी की शक्ल में, किसी भी छाती के ऊपर उभार की शक्ल में, या हमारे जो बगल छाती के साथ है उसके अंदर किसी भी उभार की शक्ल में, या गिल्टी की शक्ल में। ये सबसे पहले ये नज़र आता है। या फिर जब थोड़ा सा लेट हो जाता है तो छाती के ऊपर जो हमारी स्किन होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसके ऊपर माल्टे के छिलके की तरह की रंगत आना शुरू हो जाती है, जिसे PUD ऑरेंज बोला जाता है। तो ये सब अलामात हैं, ये हमें अवेयर होनी चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अनफॉर्चुनेटली मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, वो ये है कि वी नीड टू बी फेमिलियर विद आवर ब्रेस्ट। हमें अपनी छाती के साथ थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए। इसको बोला जाता है ब्रेस्ट सेल्फ असेसमेंट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। बहुत आसान चीज़ है। सब मेरी माएँ बहनें बेटियाँ शीशे के सामने 2 महीने में एक दफ़ा खड़ी होके अपनी छाती के साथ थोड़ी सी आगाही पैदा करें, ताकि अगर कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो उस सूरत में उन्हें जल्दी पता लगना चाहिए। सो अनफॉर्चुनेटली अगर पता नहीं चलता तो लेट हो जाता है। हमारे यहाँ छाती का कैंसर ज़्यादातर तीसरी और चौथी स्टेज में आता है। गोरों के पास, अंग्रेज़ों के पास छाती का कैंसर ज़्यादातर पहली और दूसरी स्टेज में आता है। अब फ़र्क क्या है, कैंसर की 4 स्टेजेस हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली स्टेज के अंदर 99% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, दूसरी स्टेज में 90% लोग ठीक होते हैं, तीसरी स्टेज में 70% ठीक होते हैं, और चौथी स्टेज में अनफॉर्चुनेटली लोग ठीक नहीं होते। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है कि जितना जल्दी हम इसको पकड़ेंगे, जितना जल्दी हम अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे, उतना अर्ली स्टेज इसको हम पकड़ सकते हैं और उतना जल्दी इसको हम इलाज की तरफ लेके जाया जा सकता है। सो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा अपनी सब बहनों बेटियों को ये है कि अपनी छाती से फेमिलियरिटी पैदा करें, और कोई भी बीमारी जो होती है ना, उसको छुपाने से हमेशा चीज़ें ख़राब होती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारी ख़वातीन शर्म के मारे अपने बाप को, भाई को, अपने खावंद को इन चीज़ों के बारे में बता ही नहीं रहे होते। सो अल्टीमेटली उसका नुकसान क्या होता है कि वो चीज़ जो पहली स्टेज में आती है वो चौथी स्टेज में प्रेजेंट होती है। सो दैट्स वाई अपनी छाती से फेमिलियर होना सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप महीने में कम से कम 2 महीने में एक दफ़ा अपना
सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें. आजकल एवरीवन कैन गो टू यूट्यूब एंड सी द वीडियो ऑफ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन. इट्स अ वेरी इजी वीडियो. आप बच्चे खुद भी देखो और अपने घर में जो खवातीन हैं ओल्ड एज, उनको भी इसके बारे में थोड़ी सी आगाही पैदा करें. एंड नाउ द सेकेंड थिंग, क्या इसको रोका भी जा सकता है? देखिए, कोई भी कैंसर है ना, उसकी दो वजूहात हैं. एक को इसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर्स, और रिस्क फैक्टर्स को हम डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में. एक होते हैं मॉडिफाइबल, वो जिनको हम रोक सकते हैं. दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम नहीं बदल सकते. सो मॉडिफाइबल ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर वो हैं जिनको हम रोक सकते हैं. नॉन मॉडिफाइबल क्या हो गया? खातून होना, बीइंग अ फीमेल इज अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, इसको हम नहीं चेंज कर सकते. फैमिली में कुछ चलता आ रहा है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते. या अगर आपके अंदर कोई पुराना रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी को यंग एज में कोई और कैंसर हुआ, उसको रेडिएशन लगानी पड़ी छाती की, तो इन सब रिस्क फैक्टर तो हम नहीं दूर कर सकते. लेकिन वो रिस्क फैक्टर जिनको हम दूर कर सकते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? अर्ली मैरिजेस बिफोर 25, फर्स्ट किड बिफोर 25. पहला बच्चा अगर 25 से पहले होता है तो दिस इज प्रिवेंटिव फॉर ब्रेस्ट कैंसर. छाती से बच्चों को दूध पिलाना. अनफॉर्चुनेटली इन ओल्ड एजेस हर माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाती थी. आज के ज़माने में वो माएँ तकरीबन नापैद होती जा रही हैं. सो अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाना बहुत बड़ा प्रिवेंटिव फैक्टर है ब्रेस्ट कैंसर को रोकने में. उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली आजकल सब लोग ज़्यादा बात करते हैं 1 बच्चा 2 बच्चा, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर में हम बात करते हैं इफ़ यू हैव मोर किड्स देन द रिस्क इज ऑन द लोअर साइड. अगर आपके बच्चे है ही नहीं या कम बच्चे हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है. अर्ली मैरिजेस, फर्स्ट किड बिफोर 25 इज़ अ बेस्ट. अनफॉर्चुनेटली आजकल जो एक नया ट्रेंड चला है डिलेड मैरिजेस का, बिफोर 30, आफ्टर 30, सो इट्स लीडिंग टू इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. हर आदमी बात करता है कैंसर बढ़ गया, कैंसर बढ़ गया, लेकिन रोकथाम की तो बात करें ना. हमें ये सब स्टेप्स लेने होंगे. देन द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे अच्छी बात यह है कि स्मोकिंग इस तरह नहीं है, बट वेट, वजन का बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. बच्चों को रोकने वाली अद्वियात, ओसीपीज, वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. उसके अलावा हमारी ग़िज़ाएँ, हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ये जो हमारा फास्ट फूड है, दिस लीड्स टू इंक्रीज वुमेन्स हार्मोन्स. सो इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता है. हम अपनी खुराक को बेहतर कर सकते हैं, हम अपनी जो हैबिट्स हैं उसको बेहतर कर सकते हैं. एक्सरसाइज, मल्टीपल स्टडीज़ हुई हैं जिन सब ने ये प्रूव किया है कि वो ख़वातीन जो एक्सरसाइज करती हैं बनस्बत वो ख़वातीन जो एक्सरसाइज नहीं करते, उनके अंदर हर किस्म के कैंसर के रिस्क में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली देखी गई है. सो बच्चों, ये जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, सो प्लीज़ आज से अपनी हैबिट बनाओ, अपनी डाइट को बेहतर करो, अपने वेट को कंट्रोल करो. एंड स्पेशली आफ्टर मैरिजेस एंड आफ्टर किड्स दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. हमारे यहाँ मोटापा इज़ बिकमिंग अ न्यू बीमारी. एवरी सेकेंड पर्सन इज आइदर ओवरवेट और इन द मोटापा कैटेगरी. सो दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर. एक दौर था स्मोकिंग यूज टू बी फर्स्ट मोस्ट कॉज, कॉमन कॉज, सबसे बड़ी कॉज होती थी सिगरेट. बट आज के ज़माने में वी ऑन्कोलॉजिस्ट बिलीव मोटापा इज़ वे बैड देन सिगरेट. सो वज़न को कम रखना और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना ये बहुत ज़रूरी है. सो ये वो चीज़ें हैं जो हम कॉमनली अगर इसको अपनाएं तो हम रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं. अब आते हैं, अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई गुठली, कोई गुथली, कोई मैस फील होता है तो उसका क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने फिजिशियन से रब्ता करना है. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अगर उसमें कुछ महसूस होता है तो फौरी तौर पर हमें अपने फिजिशियन से रब्ता करना है. हमारा फिजिशियन कुछ टेस्ट कराएगा जिसमें कॉमन एक अल्ट्रासाउंड होता है, एक मेमोग्राम होता है. अगर इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें कुछ शुबा महसूस होता है तो फिर हम एक और टेस्ट होता है जिसे बायोप्सी कहते हैं. अब हमारे यहाँ पे सबसे कॉमन एक टर्म जो हर दूसरा मरीज आके कहता है, डॉक्टर साहब सुई लगवाएंगे तो कैंसर फैल जाएगा. इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है बेटा. बगैर हिस्टोपैथोलॉजी के बगैर आज तक दुनिया में कोई तरीका नहीं बना जब हम कैंसर का डायग्नोज कर सके. सो सुई लगवाने से कैंसर को कोई रिस्क नहीं होता, हमें उसका टाइप पता लगता है. एक दौर था जब ब्रेस्ट कैंसर एक ब्रेस्ट कैंसर था, बट अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी स्पेशलाइजेशन हो रही है. इसके अंदर 8 से 10 कैंसर अलग से हैं. हमें टाइप जाननी है, हमें उसकी किस्म जाननी है ताकि उसका बाकायदा इलाज किया जा सके.
अब गवर्नमेंट की सतह पे अनफॉर्चुनेटली मेमोग्राम्स की मशीन ही अवेलेबल नहीं है। हम लाहौर से स्टार्ट करें तो मुल्तान में जाके हमें मेमोग्राम अवेलेबल होगा। सो विद द तवस्सुत ऑफ मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन, जो माशाल्लाह खूबसूरत काम कर रही है हर तरीके से, आई रिक्वेस्ट देम टू ब्रिंग दिस मेमोग्राम मशीन इन देयर आर्ट्स लैब, ताकि हमारे लोग जो बेचारे नहीं ट्रैवल कर सकते दूसरे शहरों में, सो दे विल बी एबल, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, हम इसको आराम से यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मरहला आ गया, डायग्नोज हो गया। तो हमारे लोग डरते हैं कि डायग्नोज हो गया छाती काटनी पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सब चीज़ें ज़माना कदीम में चली गई हैं। अब अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को पहली स्टेज पे डायग्नोज कर लेते हो तो देयर आर न्यू मशीन्स, क्रायोथेरेपी टेक्निक, जिसमें ब्रेस्ट को रिमूव ही नहीं करना पड़ता हमें। 1 सेंटीमीटर से छोटा ट्यूमर है, अच्छा ट्यूमर है, उसके करेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं, तो उसमें ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ज़रूरत ही नहीं है। आप जाएं क्रायोथेरेपी करें, दैट्स इट, आपको फॉलो पे रहना है। अगर इससे बड़ा ट्यूमर है फिर हम क्या करेंगे, हम उसकी बायोप्सी करेंगे, उसको कैटेगराइज करेंगे, देन एज पर नीड। इवन बड़े ट्यूमर्स में भी पूरी छाती काटने की ज़रूरत नहीं होती। एक टेक्निक है, उसे बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी। उसके अंदर क्या किया जाता है, सिर्फ वो हिस्सा जहाँ पे ट्यूमर मौजूद है उसको निकाल दिया जाता है, बाकी की छाती को नहीं छेड़ा जाता। सो अगर आपके तवज्जुह से आपने अपनी फैमिली में, घर में अगर आइंदा कभी कैंसर पे बात होती है तो यू नीड टू मोटिवेट देम, आपको उन्हें बताने की ज़रूरत है कि भाई कैंसर इज़ समथिंग जिससे लड़ना पड़ेगा, डर के छुप के कोई फ़ायदा नहीं होता। सो मैं अक्सर अपने पेशेंट से बात करता हूँ कि देखो, जब हम छुपाते हैं एक चीज़ को, बड़ी पुरानी मिसाल है कि कबूतर जब बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है तो अनफॉर्चुनेटली हमेशा नुकसान इट्स ऑफ पिजन, कबूतर का नुकसान है ना। तो इन आर केस अगर हम आंखें बंद करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली हम वही कबूतर बनने जा रहे हैं जिसका नुकसान होने जा रहा है। सो आपने बेटा, मेरा आप लोगों को एक ही मैसेज है, दैट इज सेल्फ ब्रेस्ट अवेयरनेस। दूसरा, प्रिवेंटिव रिस्क फैक्टर्स जिसको आप रोक सकते हो। और तीसरा, अगर किसी को हो जाता है तो दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, ये डेथ सेंटेंस नहीं है बेटा। वी हैव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स जो यंग एज, अनफॉर्चुनेटली पहले ये ओल्ड एज बीमारी थी बट अब आहिस्ता आहिस्ता जवानों में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है। सो इस टाइम भी मेरे क्लिनिक पे हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स होंगे जो जवान आते हैं, उनका इलाज होता है, इन इवन आफ्टर दैट दे गेट मैरिड, दे हैव देयर किड्स एंड एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अर्ली डायग्नोसिस, प्रिवेंशन। हम सब कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। प्रिवेंट अगर नहीं कर सके, हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली क्योर। अर्ली डायग्नोसिस विल लीड टू इंक्रीज रेट ऑफ क्योर। पहली स्टेज 99% लोग ठीक हो जाएंगे। सो जब हमें डायग्नोज हो गया तो फिर उसके बाद हम उसको आगे लेके चलते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, जिसमें पूरी छाती नहीं भी निकालें तो गुजारा हो जाता है। देन कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी की भी बहुत सी किस्में आ रही हैं। हमारे यहाँ लोग कीमोथेरेपी को भी आज भी टैबू मानते हैं कि कीमो नहीं भाई, उसने लगवाई थी तो वो मर गया था अनफॉर्चुनेटली, बट PIA का एक त्यारा गिरा था कराची में, उसके बाद दोबारा नहीं गिरा। सो हर इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक तकदीर रखी है। हम मुसलमान मानते तो हैं लेकिन हमारा ईमान अनफॉर्चुनेटली उस लेवल का नहीं है। इलाज को हम सुन्नत कहते भी हैं और कराते भी नहीं हैं। सो हमें ये सब चीज़ें अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है कि छाती का कैंसर या इवन कोई भी कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। हो जाता है तो इसका प्रॉपर इलाज मौजूद है, बट ज़रूरत इस बात की है कि हम टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। और जो तीसरा सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ आता है कि लोग आ गए, डायग्नोसिस हो गया, इलाज शुरू हो गया, फिर आते हैं मशवरे वाले। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में सियाने, हर बंदा बहुत अक्लमंद है, फिर ख़ानदान के सियाने लोग आते हैं, ओह ये तो नहीं कराना था, फलाने बाबे के पास चलते हैं, फलाने तावीज़ वाले के पास चलते हैं, फलाने मौलाना साहब के पास चलते हैं, वो दम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जब उन मौलाना साहब को कोई प्रॉब्लम आती है वो सबसे पहले डॉक्टर के क्लिनिक पे बैठा होता है। सो अल्लाह ताला पे तवक्कुल होना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन इलाज उसी लिए अल्लाह ताला ने सुन्नत कहा है। सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हर चीज़, जैसे मौलाना साहब की जब हम सुन रहे थे डॉक्यूमेंट्री तो उन्होंने सीरत की बात की थी, तो सीरत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं और इलाज भी हमें सीरत से मिलती है। अनफॉर्चुनेटली कुरान पाक नो डाउट शिफा है हर चीज़ के लिए,
तो मेरा सिर्फ मैसेज आप लोगों को ये है कि हम दीन और दुनिया जहाँ हर चीज़ में साथ लेके चल रहे हैं, इलाज में भी बिल्कुल आप बाबा जी के पास जाएं, दम कराएं, दुरूद कराएं, बल्कि किसी के पास जाने से पहले आपके पास कुरान पढ़ा, खुद पढ़ें, बच्चों से पढ़वाएं, खुद पढ़ें, वो सबसे अच्छा दम है। सो उससे ज़रूरी चीज़ क्या है, उसके साथ इलाज भी करवाएं। सो सिर्फ और सिर्फ दम दुरूद से काम नहीं चलता। अनफॉर्चुनेटली शिफा देने वाली रब के साथ है, देना चाहे वो पानी से भी दे दे, लेकिन उसने एक तरीकाकार रखा हुआ है। सो जब डायग्नोज हो गया तो प्लीज़ उसके बाद अपना पूरा इलाज करवाएं। पूरे इलाज के बाद हमें फॉलो अप करना होता है। सो वंस वी डायग्नोज तो हम सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, एंड कीमोथेरेपी भी अगेन इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम कहें, हमारे क्या मशहूर है, लोग बिस्तर पे लेट जाते हैं, उठ नहीं सकते, बट वी हैव द पेशेंट्स जो माशाल्लाह कीमो भी करा रही हैं, अपने बच्चे भी संभाल रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं। सो विद द मॉडर्न, गोरों के पास अनफॉर्चुनेटली बिल ज़्यादा है शायद हमारे पास से, तो वो लोग भी नॉर्मल रूटीन में रहते हैं। सो अगर ख़ानदान में किसी को है तो उसे ये समझाना है कि बिस्तर पे नहीं लेटना प्लीज़, जो आप रूटीन का है करते रहो, बिकॉज ज़िंदगी जब तक आप उसको जी रहे हो, जब एक दफ़ा आपने उम्मीद छोड़ दी देन देयर इज़ नो होप। कोई डॉक्टर, कोई दुनिया का तबीब आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक मरीज़ खुद से बेहतर ना होना चाहे। सो उम्मीद, ज़ाती उम्मीद बहुत ज़रूरी है। सो और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हाउस हेल्प, घर में उन लोगों को सपोर्ट दें, स्पेशली फॉर आवर हस्बैंड्स और इवन फॉर रेस्ट ऑफ द फैमिली। अगर किसी को कुछ है तो इट डजेंट मीन, अनफॉर्चुनेटली आई हैव सीन केसेस, बेगम को ब्रेस्ट कैंसर होता है और तीसरे दिन शौहर भाग जाते हैं। सो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इक्विलिब्रियम हर चीज़ में होना चाहिए बेटा, एतदाल होना चाहिए। और स्पोर्ट, मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए। और अगेन काफ़ी लंबी तकरीर कर ली है मेरा ख्याल है मैंने, सो आई थिंक आप लोगों को और बोर नहीं करना चाहिए। सो अगेन जो इम्पॉर्टेंट मैसेज आज मेरे बच्चों, भाई, मेरे सीनियर बुजुर्ग जो बैठे हैं, द इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आज आपने अपने जहन में रखना है वो सबसे पहला मैसेज क्या है, कैंसर इज क्योरेबल, कंट्रोलेबल, क्योरेबल, इवन प्रिवेंटेबल। हम इसको रोक भी सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हुआ है तो आ भी जाएगा, बट अगर आएगा तो उसका इलाज कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली तशखीस बहुत ज़रूरी है, उससे हमारा जो चांसेस ऑफ क्योर हैं वो बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं। सो with this message I'll stop here, and if any one of you have any question I'll be more than happy to answer any of your question। किसी का कोई सवाल, उसका जवाब देने का मैं बहुत ज़्यादा जो है तसल्ली से जवाब दे सकता हूँ। So I'll be more than happy for any questions, and thank you so much for मौलाना तारिक जमील फाउंडेशन for arranging this। दिस इज़, आजकल इस पर बात तो बहुत होती है लेकिन काम नहीं होता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द CEO, टू द रेस्ट, एंड स्पेशली डॉक्टर सिद्रा एंड ऑल द टीम फॉर अरेंजिंग दिस एंड कॉलिंग मी, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बी पार्टिसिपेट in any of the further such ventures। So thank you so much, Jazakallah ji।